नमस्कार। आज के हमारे स्रोतों का ढेर बड़ा ही दिलचस्प है। बिल्कुल। एक तरफ हिमाचल में खिलते हुए ट्यूलिप है, तो दूसरी तरफ रूस में बंद होता हुआ व्हाट्सएप। हाँ, और बीच में रक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, मतलब हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली खबर जो मेरे सामने है वो भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका से जुड़ी है। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है। जी ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। बिल्कुल। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा फोर्स है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो दुनिया के जो जरूरी समुद्री रास्ते हैं उन पर ट्रेनिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कुछ समय के लिए भारत के पास है। ओहो। ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना की काबिलियत पर दुनिया का भरोसा कितना बढ़ गया है। तो ये सिर्फ एक सैन्य सम्मान नहीं है। तो ये एक तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते समुद्री नेतृत्व का सबूत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल वही है। मतलब समंदर में भारत की धाक बढ़ रही है। और लगता है सिर्फ समंदर में ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर है। WHO ने भारत में बनी एक पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दी है। जी, ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की NOPV2 वैक्सीन है। और यहाँ जो शब्द सबसे जरूरी है वो है प्री क्वालिफिकेशन। प्री क्वालिफिकेशन। हाँ, इसका मतलब है कि WHO ने ये मान लिया है कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। अच्छा। और अब इसे दुनिया भर में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे वाह। और इसमें कुछ खास भी है क्या? इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जेनेटिक रूप से ज्यादा स्थिर है। मतलब इससे वायरस के म्यूटेट होने या दोबारा खतरनाक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो कमाल है। भारत तो 2014 में ही पोलियो मुक्त हो गया था, लेकिन अब हम पूरी दुनिया की इस लड़ाई में मदद कर रहे हैं। यही तो आत्मनिर्भरता है। सही बात है। और क्या इसी आत्मनिर्भरता की झलक हमें अर्थव्यवस्था में भी दिख रही है? जैसे कि भारत ने वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेजबानी की। बिल्कुल। भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है। तो चेन्नई में इस कांग्रेस का आयोजन सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था। तो फिर किस लिए था? यहाँ पर टिकाऊ मछली पकड़ने यानी सस्टेनेबल फिशिंग पर बात हुई। हमारी ब्लू इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक निर्यातक नहीं रहना चाहता, वो इस क्षेत्र में वैश्विक नीतियों को दिशा देने वाला देश बनना चाहता है। मतलब लीडरशिप की भूमिका। और जब बात दुनिया में नाम रोशन करने की हो तो हमारे खिलाड़ी कैसे पीछे रह सकते हैं? कभी नहीं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में तो हमने कमाल ही कर दिया। कमाल से भी बढ़कर नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 94 मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं है। 94। जी 94। और इसके साथ हम मेडल टैली में सबसे ऊपर रहे, टॉप पर। वाह। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शूटिंग को लेकर कितना काम हो रहा है। खासकर युवा निशानेबाज जो हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आने वाले ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल। तो एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है, लेकिन देश के अंदर खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में क्या हो रहा है? पूर्वोत्तर से एक बड़ी खबर है। हाँ, असम से। वहाँ पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू हुई है। जी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप मतलब हवाई पट्टी। हाँ बिल्कुल। युद्ध या किसी भी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान यहाँ उतर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। ओहो। ब्रह्मपुत्र घाटी में होने की वजह से ये हमारी रक्षा तैयारियों को कई गुना मजबूत करता है। और इसका एक और पहलू भी है। वो क्या? ये सिर्फ सेना के लिए नहीं है। अगर किसी नागरिक विमान को इमरजेंसी में उतरना पड़े तो उसके लिए भी ये जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अच्छा, मतलब सुरक्षा के साथ साथ आम लोगों की हिफाजत भी। और पूर्वोत्तर में ही एक और दिलचस्प आयोजन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का आयोजित कर रही है। ये डिफेंस डिप्लोमेसी का मतलब रक्षा कूटनीति का एक शानदार उदाहरण है। रक्षा कूटनीति यानी सैन्य अभ्यास के जरिए दोस्ती बढ़ाना। हाँ। इसमें भूटान, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे 7 और देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अरुणाचल जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इसका आयोजन दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत अपने पूर्वी सेक्टर की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। बिल्कुल। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल केटी परनायक हैं। सही है। रक्षा और कूटनीति की इन गंभीर बातों के बीच
हिमाचल से एक बड़ी खूबसूरत खबर आई है। हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। देश को अपना दूसरा ट्यूलिप गार्डन मिला है। श्रीनगर वाला तो बहुत मशहूर है, पर हिमाचल में इसकी क्या जरूरत थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। अच्छा। पालमपुर, कांगड़ा में बना ये गार्डन हिमाचल की बागवानी और फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर को एक नई दिशा देगा। जी। हम हिमाचल को एप्पल स्टेट के नाम से जानते हैं जी। लेकिन अब सरकार फूलों की खेती के जरिए भी किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और हाँ, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है। अब जरा टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। जरूर। कहा जा रहा है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। चीन के बाद हमारा ही नंबर है। जी। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका बहुत बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की कहानी है। डिजिटल क्रांति? हाँ, सस्ते डेटा और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज ई-कॉमर्स, फिनटेक और खास पर यूपीआई का इस्तेमाल आसमान छू रहा है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्रांति सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। अब गांव का किसान भी मौसम की जानकारी या मंडी के भाव सीधे अपने फोन पर देख सकता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही होगी। बिल्कुल। यह सत्ता के समीकरण को जमीनी स्तर पर बदल रहा है। ये एक सामाजिक बदलाव भी है। और जब अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो एनर्जी सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। ऑयल इंडिया लिमिटेड को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जी, ये FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री का पुरस्कार है। ये गोवा में इंडियन एनर्जी वीक के दौरान दिया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए ये बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी, खासकर जब उन्हें 2023 में महारत्न का दर्जा मिला था। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर रंजीत रथ ने यह पुरस्कार लिया। ये दिखाता है कि भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनियां अभी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अच्छा, ऊर्जा और तकनीक के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से भी एक अलग तरह की खबर है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक सोजरथॉन 2026 का आयोजन कर रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ एक मैराथन नहीं है। तो फिर? ये फिटनेस और जागरूकता का एक मिलाजुला कार्यक्रम है, जिसका असली मकसद हमारी सशस्त्र सेनाओं के प्रति सम्मान और आभार जताना है। ये एक अच्छी सोच है। इसके जरिए PNB युवाओं में देशभक्ति और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है। PNB वैसे भी नई पहले करता रहा है, जैसे स्टार्टअप्स के लिए एक खास ब्रांच खोलना या .बैंक डोमेन पर जाने वाला पहला सरकारी बैंक बनना। दिलचस्प। और इसी कड़ी में एक और खबर है जो विज्ञान और स्वास्थ्य के भविष्य से जुड़ी है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक। हाँ, ये बहुत बड़ी छलांग है। ये किस लिए स्थापित किया गया है? ये बायो बैंक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर नाम की एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी पर शोध के लिए बनाया गया है। ये कैसी बीमारी है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें एंजाइम की कमी से शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ओहो, ये तो बहुत गंभीर है। बहुत। तो गुजरात में बने इस बैंक में 15 राज्यों के 530 मरीजों के खून, DNA और टिश्यू सैंपल रखे जाएंगे। ये सिर्फ सैंपल्स का कलेक्शन नहीं है, ये उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद का एक केंद्र है। यहीं से भविष्य के इलाज की नींव रखी जाएगी। ये वाकई में उम्मीद की बात है। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। कैरेबियन देश बारबाडोस। हाँ, वहां से एक हैरान करने वाली खबर है। प्रधानमंत्री मिया मॉटली की पार्टी ने चुनाव में 30 में से 30 सीटें जीत ली। क्लीन स्वीप। विपक्ष का खाता भी नहीं खुला। लोकतंत्र में ये कैसे संभव है? ये बहुत दुर्लभ है और इसकी दो पहलू हैं। एक तरफ ये प्रधानमंत्री मिया मॉटली की जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है। वो लगातार 2 पूरे कार्यकाल पूरा करने वाली सिर्फ दूसरी नेता बनी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब संसद में कोई विपक्षी ना हो तो सरकार पर अंकुश कौन लगाएगा। हाँ, ये तो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक बहस का विषय है। बिल्कुल। और हाँ, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन और राष्ट्रपति डेमसेंड्रा मैसन है। ठीक है, अब पड़ोस में चलते हैं। बांग्लादेश को तारिक रहमान के रूप में नए प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। जी, हाल के चुनावों में उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि नई सरकार की नीतियां हमारे द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नाम का सैन्य अभ्यास भी होता है, जो हमारे रक्षा संबंधों को दिखाता है। और अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं।
रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है। जी, क्या ये सिर्फ नियमों के पालन का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है कि व्हाट्सएप ने राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन असल में लेकिन इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रूस की डिजिटल संप्रभुता की नीति का हिस्सा है। डिजिटल संप्रभुता? हाँ, मतलब रूस अपने डिजिटल स्पेस पर अपने नागरिकों के डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहता है। वो किसी भी बाहरी कंपनी को बहुत ज्यादा ताकत नहीं देना चाहता। तो ये सिर्फ एक ऐप पर बैन नहीं है। तो ये क्या है? ये डिजिटल दुनिया में देशों की सीमाओं को फिर से खींचने की एक कोशिश है। मतलब डिजिटल दुनिया में भी अब सरहदें बन रही हैं। हाँ, इन सब गंभीर खबरों के बाद आखिर में एक बड़ी अनोखी और दिलचस्प खबर है। अंडमान से? हाँ, वहाँ एक ज्वालामुखी फटा है, लेकिन उसमें से लावा नहीं, कीचड़ निकल रहा है। हाँ, इसे मड वॉल्केनो कहते हैं। मड वॉल्केनो? जी, ये उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर इलाके में हुआ है। होता ये है कि जमीन के बहुत नीचे से मीथेन जैसी गैसें भारी दबाव के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। अच्छा। और बाहर आते समय ये अपने साथ मिट्टी और पानी का एक गर्म मिश्रण ले आती हैं, जो बिल्कुल कीचड़ जैसा दिखता है। अरे वाह! अंडमान का इलाका भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है, इसलिए वहां ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए धरती के अंदर झांकने का एक मौका होता है। तो आज हमने हिमाचल के खूबसूरत फूलों से लेकर अंडमान के कीचड़ तक का सफर तय किया और भारतीय नौसेना की वैश्विक कमान से लेकर रूस के डिजिटल प्रतिबंध तक को समझा। तो दोस्तों, ये थे 17 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? Where was the first BRICS Sherpa meeting under India's presidency held? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक